हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का काउंटी चैंपियनशिप का मैच, जो कि होने जा रहा है ससेक्स और केंट के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड होवे में, जो कि ससेक्स का घर है। अभी तक ससेक्स का एक भी मैच ड्रीम 11 ने लिस्ट नहीं करा था। अगर हम काउंटी मैचेस की बात करें, केंट का ऑलरेडी 3 मैचेस मेरे ख्याल से लिस्ट हो चुका है और काफ़ी आइडिया है लोगों को केंट के प्लेयर्स के बारे में, लेकिन ससेक्स के बारे में लोगों को काफ़ी आइडिया नहीं है, जो कि हमारे लिए एक तरफ से अच्छा भी हो सकता है और शायद नहीं भी। क्यों, वो सब चीज़ें तो हम यहाँ पर बातें करेंगे ही। फिर से वही चीज़ जो हमारे लिए डिसरप्शन ला सकता है। आखिरी मैच डे में भी ये चीज़ हमें काफ़ी कंफ्यूज कर गया था। मतलब जैसा हमने सोचा था लगभग वैसा गया था, लेकिन सिर्फ डे 2 में जो है मैच थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जहाँ पर हमने उतना ज़्यादा गेम एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने जिस तरह से टीम फॉर्मेशन का सोचा था लगभग सही था, सिर्फ डे 2 में ज़्यादा मैच होने की वजह से हमारा थोड़ा सा ख़राब गया था रिजल्ट, मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर भी ऐसे चांसेस हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले 2 दिन पे मुझे लग रहा है कि लगभग पूरा मैच हो जाना चाहिए 90%। ठीक है, डे 3 और डे 4 में बारिश के चांसेस हैं। मतलब इस मैच में अगर आप जो टीम बनाएंगे ना, आपको नॉर्मल सिनारियो के हिसाब से ही टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांस है कि दोनों ही टीमों को अपना पूरा इनिंग्स जो है, पहला इनिंग्स कम से कम खेलने का मौका मिल जाए। अभी आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन के अंदर दोनों टीमों को इनिंग्स मिल जाएगी, आप ये कैसे कह सकते हैं? वो तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना चांस आपसे पकड़ के चलो कि दोनों ही टीमों को पूरा इनिंग्स जो है बैटिंग करने का मौका मोस्टली मिल जाएगा, कम से कम एक इनिंग्स तो। ठीक है, उसके बाद तीसरे चौथे दिन में जितना मैच होगा वो तो अलग बात है। अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो दोनों ही टीमें सेम ग्रुप पे थी। पिछले सीजन में बॉब विलिस ट्रॉफी में केंट ने दूसरे स्थान पर खत्म किया था और ससेक्स 6 टीमों की टेबल में छठे स्थान पर थी। तो काफ़ी वीकर टीम मानी जाती है ससेक्स की टीम डोमेस्टिक सर्किट में ही। मैं सिर्फ 4 डे मैचेस की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली आपको बताऊं, ससेक्स हिस्टोरिकली एक बॉलिंग डिपेंडेंट टीम रही है। ठीक है, अगर आपने लिमिटेड ओवर जो मैचेस होते हैं ससेक्स का, चाहे वो रॉयल लंदन कप जो 50 ओवर टूर्नामेंट है वो अगर आपने खेला होगा, या फिर वाइटलिटी ब्लास्ट वो आपने खेला होगा, तो वहाँ पे भी आपको पता होगा कि ससेक्स हमेशा एक बॉलिंग डिपेंडेंट टीम रही है। अगर वो मैच जीतते हैं तो अपने बॉलरों को डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बैट्समैन को ही उनके रन नहीं बना पाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कमी नजर आती है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में फिर भी 1-2 बैट्समैन हैं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में तो ये नंबर और भी कम हो जाते हैं। लेकिन बॉलिंग जो है इनका हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन क्या है कि बॉलिंग से, अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो, मैंने इतने दिनों की वीडियो बना के आपको इतना तो सिखा ही दिया है कि अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग हो तो आप मैच का रिजल्ट लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। लेकिन आपको कुछ करना भी तो चाहिए बैटिंग से, तभी जाके आप सामने वाली टीम के सामने कुछ चैलेंज रखेंगे, है ना? तो वो चीज़ ससेक्स के बैट्समैन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं कर पाते हैं और इसीलिए रिजल्ट जो है उनके सपोर्ट में नहीं जाते हैं। वो जितना जीतते हैं, जितना होता है, वो उनके बॉलरों की वजह से ही होता है। ये चीज़ आगे जब हम पूरा डिस्कशन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हेड टू हेड मैचेस की बात करें, आखिरी 5 मैचेस की अगर मैं बात करने जाऊं तो आखिरी 5 मैचेस ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2017 तक। ऑफकोर्स वहां तक हम मैच लेके नहीं जाएंगे। पिछले सीजन में बॉब विलिस ट्रॉफी में ये दोनों टीमें सेम ग्रुप पे थे, तो वो मैच हम कंसीडर करेंगे। और 2018 में भी एक मैच हुआ था, वो मैच हार्डली हम कंसीडर करेंगे कुछ हद तक। वहाँ पे भी कुछ मतलब गिने चुने प्लेयर्स ही होंगे, जो पुराने वाले प्लेयर्स हैं दोनों टीमों के, वो बचे रहेंगे। बाकी तो ऑफकोर्स चेंज हो चुके होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो हेड टू हेड से मैंने नोटिस करा है। ऑफकोर्स पुराने प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन जो भी है मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन रीसेंट मतलब 2020 वाला, मतलब पिछले सीजन का बॉब विलिस ट्रॉफी और 2018 का जो मैच है वो एक बार देख लीजिएगा। लेकिन हिस्ट्री ये कह रहा है कि आखिरी 5 में से 1-on-1 डोमिनेट करा है यहाँ पर केंट ने, और पूरी तरीके से। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ फाइट बैक भी करा हो ससेक्स ने, पूरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेट करके रखा हुआ है उन्होंने। इस ग्राउंड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं हैं। पिछले सीजन में वो 2 मैच जो खेले थे, 1 हार और 1 जीत, और 18-19 सीजन मतलब आखिरी बार जो काउंटी सीजन हुआ था वहाँ पर भी उनको मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस हारने पड़े थे। बहुत ही रेयर होता है कि इस ग्राउंड पे कोई मैच टाई हो जाए अगर बारिश वगैरह हो तो, नहीं तो इस ग्राउंड पे रिजल्ट्स हमेशा ही निकलते रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। इस सीजन में भी जो 2 मैचेस हुए हैं वहाँ पर भी ससेक्स हारी है, वहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको दिख जाएगी। हालांकि इस सीजन की शुरुआत में बैटिंग थोड़ा सा उनका बेटर रहा था, कुछ बैट्समैनों ने रन बनाए थे, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे चलते जा रहे हैं वही सेम चीज़ हमें ससेक्स से देखने को मिल रहा है। पिछले सीजन के ये कुछ परफॉर्मर्स थे जहाँ से फिल सॉल्ट लगभग इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है ससेक्स की बैटिंग, चाहे कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो जाए, चाहे वो लिमिटेड ओवर हो, चाहे वो लॉन्गर फॉर्मेट हो। तो ये अवेलेबल नहीं है। और हैरी फिंच ने कुछ रन बनाए थे, लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं एवरेज कितना कम है सबका।
फील्ड सॉल्ट जो हाईएस्ट थे इनका 36, बाकी 27, 25 ऐसे औसत है सबके। लेकिन बॉलिंग पे काफ़ी लंबा नाम आपको दिख जाएगा, जहाँ पर कार्सन का नाम है, रॉबिन्सन का नाम है, गार्टन का भी नाम है और क्लेडन। इनमें से क्लेडन अभी ज़्यादा स्टार्ट इनको नहीं मिल रहा है करने को, लेकिन कार्सन है, रॉबिन्सन, गार्टन, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको अच्छा करते हुए दिखे हैं बॉलिंग से। केंट के बारे में तो हम आगे बातें कर ही चुके हैं, इनमें से पॉटमोर और मिलनेस ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं है। अभी आ जाते हैं हेड टू हेड जो हुआ था। ये जो मैच है पिछले सीजन का, ये थोड़ा सा रेलिवेंट हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे पुराने मतलब प्लेयर्स यहाँ पर नहीं होंगे, निश्चित प्लेयर्स की ही यहाँ पर बातें होगी। तो फिर से वही चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। ये हुआ था हालांकि कैंटरबरी में, जो कि केंट का घर है। रिसेंट जो 2 ही मैचेस हुए हैं, मतलब 2020 वाला और 2018 वाला, दोनों ही केंट के घर पे हुआ था। तो रिसेंटली इन दोनों टीमों का इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ससेक्स ने यहाँ पर बनाया था 332, जहाँ पर करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको बेन ब्राउन दिख जाएंगे, क्लार्क दिख जाएंगे, ठीक है। बॉलरों में से ओ रियर्डन और स्टीवेंस जो अवेलेबल हैं। केंट ने यहाँ पर बनाया था 530 और यही वो मैच है जिसके वजह से लगातार फेल होने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि ड्रीम 11 पे जॉर्डन कॉस को लोग ले रहे हैं। आज के मैच में भी चाहे उनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना भी कम हो जाए, आपके किसी ना किसी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में कोई ना कोई ओपोनेंट ऐसे ज़रूर आएंगे जो जॉर्डन कॉस को कीपिंग में रखेंगे। ये पकड़ के चलो। क्या किया था उन्होंने, 238 और वो भी नाबाद, साथ में लीनिंग दोनों ने ही दौर से लगाया था और 530 रन बनाया था केंट ने। ससेक्स एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड फिर से बैटिंग कोलैप्स हुआ था उनका। फिंच ने यहाँ पर भी कुछ रन बनाए थे मीकर के साथ, बॉलरों का यहाँ पर फिर से अपर हैंड, और यहाँ पर क्लेडन ने 1 विकेट निकाला था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डोमिनेट करके इनिंग्स से जीत हासिल करा था केंट ने। दूसरा मैच ये भी कैंटरबरी में हुआ था। यहाँ पर केंट की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी। अच्छा, जॉर्डन कॉक्स और लिनिंग ये दोनों ही पिछले सीजन में केंट की टीम में जुड़े थे। लिनिंग खेलते थे यॉर्कशायर के होकर और जॉर्डन कॉक्स तो यंग प्लेयर हैं, तो पिछले सीजन में भी वो उनका डेब्यू वगैरह हुआ था। उसके पहले मतलब जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं, वो जब खेलते थे तब केंट भी एज ए बैटिंग साइड उतना अच्छा नहीं कर पाई है, भले ही वो मैचेस जीते। और ये चीज़ आपको यहाँ पर भी काफ़ी हद तक देखने को मिल जाएगी। 215 करंट स्क्वाड मेंबर्स में से स्टीवार्ट के कुछ हद तक नशा आपको दिख जाएंगे। ओली रॉबिन्सन, इस नाम को ज़रा सा गौर से देख लीजिएगा। वैसे इनका सिलेक्शन परसेंटेज तो कम है, लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इनका सिलेक्शन परसेंटेज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ है सिर्फ 9%, लेकिन इसमें से भी 1-1.5% लोगों ने इनको कैप्टन बना के रखा हुआ है, जिन्होंने थोड़ा बहुत काम करा है इनके पीछे। क्या है ये, क्यों है ये, सब बातें करेंगे। तो देखते रहो। 3 विकेट उन्होंने निकाला था। ससेक्स की बैटिंग फिर से खराब। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से बेन ब्राउन, इस नाम को थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। ऊपर भी आपने देखा पिछले सीजन के सीजन परफॉर्मर में इनका कुछ हद तक नाम था और यहाँ पर स्टीवार्ट के कुछ विकेट्स भी थे। दूसरे इनिंग्स में भी केंट बैटिंग अच्छी नहीं कर पाई थी, ठीक है। 235 रन निपट गया। रॉबिन्सन ने यहाँ पर भी 4 विकेट निकाला था और ससेक्स 211। फिर से बेन ब्राउन और बॉलर्स में से कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो 2 नाम आपने यहाँ पर देखे हैं, ओली रॉबिन्सन बॉलिंग से और बेन ब्राउन बैटिंग से ससेक्स की तरफ से। केंट की तरफ से जो बॉलर्स थे जैसे कि पॉटमोर, वो तो अवेलेबल नहीं है। इस मैच में ईशांत शर्मा जो भारत के हैं, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था जब वो खेलते थे काउंटी में, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। तो जो हैं इनमें से बेन ब्राउन, मैंने जितना देखा है आखिरी 5 मैचेस की अगर मैं बात करूं, चाहे वो 2017 तक ही क्यों ना हो, अगर उन 5 मैचेस में 10 इनिंग्स है समझ लीजिए, तो 7 से 8 इनिंग्स में इनका रन है। रन मतलब मैं ये नहीं कह रहा शतक बनाया हो या 98 के कुछ स्कोर उन्होंने करे हो, लेकिन 30-40 कॉन्सिस्टेंटली है, ठीक है। ऊपर भी आपने देखा इनका नाम, यहाँ पर भी इनका नाम है और कीपिंग के पॉइंट्स भी आपको दे ही देंगे। और बेन ब्राउन लॉन्गर फॉर्मेट में हमेशा डिपेंडेबल बैट होते हैं ससेक्स की तरफ से। ये जब आगे टूर्नामेंट चलता जाएगा आपको समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। और यहाँ से रॉबिन्सन का आपने देखा है। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन इतना आप समझ ही सकते हैं कि हर इनिंग्स में ससेक्स के 10 के 10 विकेट गिरे हैं। एक इनिंग्स में केंट का नहीं गिरा है, उसको लीड किया था किसने, जॉर्डन कॉक्स और जैक लिनिंग, जो दोनों ही नए प्लेयर्स हैं इस फिक्सचर में। इसके अलावा हमेशा ही ये चीज़ हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं। हेड टू हेड बताने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, रिसेंट मैचेस क्योंकि नहीं है, तो जो बताने लायक परफॉर्मर्स था मैंने आपको बता दिया। अभी आते हैं ग्राउंड पे, और यहाँ पर ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों मैंने बताया। अगर 2 दिन का खेल होता है तो उसमें से ही दोनों टीमों को बैटिंग पूरी तरीके से मिल जानी है, ठीक है। ये ग्राउंड अगर यहाँ पर मैच पूरा होता ना, तो हमारे लिए पर्सनली मैं बता रहा हूँ, हमारे लिए बहुत ही अच्छा मैच होता। क्यों अच्छा होता, क्योंकि ये ग्राउंड वन ऑफ द रेयरेस्ट ग्राउंड्स है जो थोड़ा बहुत टूटने लग जाती है तीसरे चौथे दिन पे आके,
ठीक है। पहले 1-2 दिन में भी आपको कुछ हद तक स्पिनर्स का रोल दिख जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख जाता है कि वो कुछ हद तक रोल पे आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे चलते जाते हैं स्पिनर्स यहाँ पर अपर हैंड रखते हैं। याद रखना ये इंग्लैंड के मैचेस हैं, यहाँ पर स्पिनर्स नंबर में कम होते हैं, लेकिन विकेट्स उनको या तो बराबर मिलते हैं तीसरे चौथे दिन में आकर, या तो पेसर से ज़्यादा ही मिलते हैं। ये है बॉलिंग के मामले में, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। और बैटिंग के मामले में जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ससेक्स एज ए बॉलिंग साइड यहाँ पर अच्छा करती है, तो वो तो 10 विकेट मतलब 20 विकेट समझ लीजिए निकालते ही हैं, और क्योंकि उनकी बैटिंग भी खराब है तो उनके भी 20 विकेट निकलते हैं, मतलब विकेट्स यहाँ पे हमेशा निकलती है। जो भी मतलब रन्स जो है वो कम बनते हैं। अभी हो सकता है कि 10-20 रन इधर से कम ज़्यादा हो जाए, वो अलग बात है, नहीं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मिनिमम 35 to 37 to 40 विकेट्स यहाँ पर गिरते हैं पूरे मैच में। चलो देखते हैं, है ना। इसी दिन में 2 मैचेस हुए हैं जो मैंने आपको बताया, ऑलरेडी खेल चुकी है ससेक्स और हार भी चुकी है। तो 328 बनाया था उन्होंने। हेनेस इस नाम को थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। ऑलरेडी अगर आपने थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स देखा होगा आपको पता होगा कि ये किस तरह के फॉर्म पे चल रहे हैं, और ये ना सिर्फ ससेक्स के मतलब काउंटी सीजन में, उसके पहले भी जो फ्रेंडली मैचेस हुए हैं वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखाया है। याद रखना ये एक समय पे ना, अच्छा आगे मैं जब टीम डिस्कशन करूँगा बता दूंगा, अभी के लिए देखते रहो। 328 बनाया था, ये कुछ परफॉर्मर्स थे जहाँ पर हेनेस, वैन ज़ाइल, क्लार्क, ये सारे ही इसी दिन के मैचेस थे, तो इनके परफॉर्मेंस दिख जाएंगे आपको। पेसर्स का अपर है, ठीक है, किसने किसने परफॉर्म करा है आप एक बार देख लीजिएगा, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा, लिखा हुआ है सब कुछ। लैंकाशायर का कैसे मैच था 230। लैंकाशायर भी काफ़ी अच्छी टीम है 4 मैचेस की तुलना में, आपको पता ही होगा। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कार्सन आपको दिख जाएंगे जो कि है स्पिनर, बाकी ये सारे के सारे पेसर्स ही हैं। ससेक्स 154 पर निपट गई। दिलप्रेट रॉलिंस के दोनों इनिंग्स में यहाँ पर कुछ रन्स थे। ये वन ऑफ द प्लेयर्स हैं जो ससेक्स के मतलब होम ग्राउंड प्लेयर्स में से हैं, और इस ग्राउंड पे हमेशा ही ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा शायद नहीं लेकिन 30-40 रन और 20 में बॉलिंग भी करवाते हैं, तो ये काफ़ी हैंडी प्लेयर बन जाते हैं इस ग्राउंड पे। पेसर्स का 5, स्पिनर के यहाँ पर भी 4, ठीक है। और जैसे हम चौथे दिन पे आ गए, कार्सन का फिर से 3 विकेट, पेसर्स का यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, और लैंकाशायर ने मैच जीत लिया। कार्सन एकमात्र मेन स्पिनर के तौर पे खेल रहे हैं इस सीजन में भी, और पिछले सीजन में भी कुछ हद तक ससेक्स की तरफ से। तो इस ग्राउंड पे जब स्पिनर्स का रोल आने लगता है तो कार्सन आपको दिख जाते हैं। दूसरा मैच जो हुआ था देखिए, यॉर्कशायर को 150 पर निपटा दिया, मतलब बॉलिंग किस लेवल की अच्छी हुई है आप समझ सकते हैं। रॉबिन्सन हमेशा, मैं कह रहा हूँ हमेशा इस ग्राउंड पे रॉबिन्सन कुछ अलग लेवल पे खेलते हैं, ठीक है। अभी देखिए आज के मैच में जॉफ्रा आर्चर वापस आने वाले हैं, आपको शायद पता ही होगा, तो उनके आने के बाद रॉबिन्सन का ओवर कितना बचेगा, कितना रोल होगा, ये मुझे पता नहीं, लेकिन इस ग्राउंड पे हिस्ट्री ये कह रहा है कि रॉबिन्सन हमेशा अलग लेवल पे खेलते हैं। यहाँ पर वो खेले नहीं थे इस मैच पर, रेस्टेड थे शायद, इसीलिए उनका नाम नहीं है यहाँ पर। नहीं नोटिस करो, देखो रॉबिन्सन, रॉलिंस के फिर से विकेट, गार्टन, ठीक है। ससेक्स की बैटिंग तो खराब होनी ही है, फिर से हेनेस के रन, क्लार्क के रन, ब्राउन के रन। पेसर्स का अपर हैंड फर्स्ट इनिंग्स में। दूसरे इनिंग्स में जाके यॉर्कशायर ने बनाया 305। यहाँ पर ये बहुत बड़ा टोटल नहीं था, ये 305 आप समझ सकते हैं 4 मैचेस में ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं। रॉबिन्सन, कार्सन फिर से और गार्टन, ठीक है। ससेक्स ने बनाया 186, हेनेस के साथ ब्राउन, यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस है, और पेसर्स यहीं पे 2 विकेट, और स्पिनर ने जाके यहाँ पर 8 विकेट निकाला था जहाँ पर डोमिनिक बेस खेल रहे थे। केंट के बहुत सारे मैचेस लिस्ट किए हैं ड्रीम 11 ने, आपको पता होगा मुश्किल से डोमिनिक बेस को शायद एक ही इनिंग्स पे 1 विकेट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आके उन्होंने 6 विकेट निकाला था, साथ में जो रूट भी बॉलिंग करवा रहे थे, उन्होंने भी 2 विकेट निकाला था। तो तीसरे चौथे दिन में आके स्पिनर्स किस तरह से हल्ला बोलते हैं आप समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये है इस दिन का दोनों मैच, आप नोटिस कर सकते हैं दोनों ही मैच पर यहाँ पर ससेक्स की टीम हारी है, डिस्पाइट उनकी बॉलिंग अच्छी हुई है। आप नोटिस करो 20 विकेट उन्होंने निकाले हैं दोनों इनिंग्स में, लेकिन रन उनसे बनते नहीं, ठीक है। अच्छा, पिछले सीजन के बॉब विलिस ट्रॉफी के मैच देख लेते हैं। ससेक्स 194, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से थॉमसन के कुछ रन हैं। पेसर्स का अपर हैंड, एसएस के अगेंस्ट में मैच था, 140 पर निपटा दिया। अच्छा, एसएस की टीम में आपको पता ही होगा उनके मेन स्पिनर जो होते हैं साइमन हार्मर, तो ये जो 3 विकेट आप देख रहे हैं स्पिनर्स का, ये साइमन हार्मर का ही विकेट है, ये पकड़ के चलो। अच्छा, गार्टन के 5, साथ में ये कुछ बॉलर से जिनके कुछ विकेट से। ससेक्स फिर से 141 पर निपट गई, फिर से स्पिनर के 5 मतलब हार्मर के 5, 199 पर 7। जैसे ही यहाँ पर चौथा दिन आया, यहाँ पर स्पिनर्स का कुछ रोल आने वाला था, लेकिन स्पिनर यहाँ पर थे नहीं उस तरह से, तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, इसीलिए यहाँ पर चेस भी हो गया। नहीं तो एसएस भी ऐसे बैटिंग साइड बहुत स्ट्रांग नहीं थी, हार भी सकती थी अगर यहाँ पर शायद 30-40 रन होता तो। लेकिन जो भी हो, आप नोटिस कर सकते हैं रन कितना कम बन रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला मैच, ये भी बॉब विलिस ट्रॉफी का ही मैच है, 176। गार्टन जो थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं और इसीलिए इनका रोल बहुत बढ़ जाता है। मतलब आपको आज के मैच में एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, गार्टन या कार्सन में से कोई एक,
कार्सन बॉलिंग से आपको पॉइंट दे सकते हैं और काफ़ी काम पे आ सकता है, स्पेशली तीसरे चौथे दिन में। लेकिन गार्टन का जो है ये बैटिंग काफ़ी कर लेते हैं अच्छी खासी। और पेसर्स का अपर हैंड पहले इनिंग्स में 153 पर निपटा दिया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से रॉबिन्सन, फिर से नोटिस करो, रॉबिन्सन, गार्टन, कार्सन, ठीक है, 221। सॉल्ट ने बनाया 80। यहाँ पर स्पिनर्स का अपर हैंड देखिए कहाँ पर आ गया, चौथे दिन पे आ गया, ठीक है। ये था एकमात्र मैच जो और चौथे इनिंग्स में हैम्पशायर को 150 पर निपटा दिया कार्सन, रॉबिन्सन। आप नोटिस कर सकते हैं तीसरे चौथे दिन पे आके जब स्पिनर्स का रोल आ रहा है, पिच टूट जा रही है, वहाँ पर भी जाके रॉबिन्सन 5 विकेट निकाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस ग्राउंड पे किस लेवल पे चलते हैं रॉबिन्सन। अच्छा, और ये है आखिरी जो काउंटी सीजन था उसका भी एक मैच आप देख लो, कुछ भी चीज़ें नहीं बदली हैं। फिर से ससेक्स की बैटिंग खराब, पेसर्स का अपर हैंड, लेस्टर से भी कुछ खास नहीं कर पाई। रॉबिन्सन आपको दिख जाएंगे और हेनेस देखिए, हेनेस पहले बॉलर थे, उसके बाद बॉलिंग ऑलराउंडर बने और अब तो टीम उनको ओपनिंग करवाती है। मैं आगे कुछ चीज़ें बताऊंगा ससेक्स के पूरे टीम के बारे में, फिलहाल के लिए देखते रहो। 308 बनाया, हेनेस के फिर से कुछ रन्स हैं, वेंजाइल, फिंच के रन्स, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट्स, और लेस्टर ने यहाँ पर चेस कर लिया जहाँ पर और रॉबिन्सन के 2 विकेट्स थे। तो यह है पूरी कहानी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, अच्छा 30 विकेट तक कहीं नहीं जा रहे हैं, ये आप पकड़ कर चलो, मतलब 3 इनिंग्स की टीम यहाँ पर ऑल आउट होनी ही है। और 300 बहुत ज़्यादा है इस ग्राउंड पे, हमने तो 150-200 के भीतर भी टीमों को ऑल आउट होते हुए देखा है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 40 विकेट गिर रहे हैं, मैंने आपको फिर भी 30 बताया। 30-35 प्लस विकेट्स यहाँ पर गिरेंगे, ये आपको पढ़ के चलना है। पहले 1-2 दिन में पेसर्स का अपर हैंड है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलते जाएंगे स्पिनर्स यहाँ पर काम पे आते हैं। अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हो ना तो वो पहले 1-2 दिन में भी विकेट निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो विकेट नहीं निकाल सकते, ठीक है। रन्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, बहुत ही ख़राब बैटिंग हो रही है ससेक्स की, वो जीत रहे हैं। अगर जो ये मैच वो जीते थे, ये वाला जो मैच वो जीते थे, वहाँ पर भी अपनी बॉलिंग की वजह से जीते थे, ना ही बैटिंग की वजह से। बैटिंग से तो फिर से वो फेल ही हुए थे, वो भी सॉल्ट के इनिंग्स के रहते, नहीं तो वहाँ पर भी उतना रन नहीं बनता, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा कहानी। अभी हम आ जाएंगे प्लेइंग 11 पर, और ससेक्स के टीम के बारे में हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, ग्राउंड में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। बॉलरों में से आपने देख ही लिया, 3 मेन बॉलर्स हैं, रॉबिन्सन, कार्सन, गार्टन, ठीक है। और इसके सिवाय बीच में एक आध विकेट कोई ले रहे हो, लेकिन बैटिंग से खास कुछ बताने के लिए नहीं है। कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं आगे आपको ऑफकोर्स बता दूंगा। अभी तक इस सीजन में क्या हुआ है, हेनेस सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहे थे पिछले मैच से पहले तक, और 492 रन इनका है और बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे चल रहे हैं। मैं काउंटी देख कर नहीं कह रहा, इसके पहले भी ये काफ़ी अच्छा कर चुके हैं। प्रैक्टिस मैचेस से ही वहाँ पर उनको ओपनिंग से शुरुआत किया जा रहा था और वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है। नहीं तो ये पहले बॉलिंग ऑलराउंडर थे, उसके बाद अभी बैट्समैन और अभी ओपनिंग बैट्समैन बना दिया गया है इनको, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है इनका। ओली रॉबिन्सन बैटिंग से भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका है और ये बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि जॉफ्रा आर्चर को लेने के चक्कर में या फिर कुछ करने के चक्कर में इनको इग्नोर करें, लेकिन मैं किसी भी तरीके से आज के मैच में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनको तो इग्नोर कर लें, ठीक है। मैं बता दूंगा आगे भी और कुछ चीज़ें। और स्टीन वैनजाइल जो लॉन्गर फॉर्मेट है हमेशा ही अच्छा करते हैं, देखे गए हैं, उनके कुछ रन्स हैं और आरोन थॉमसन के भी कुछ रन्स यहाँ पे हैं। केंट के होकर बैटिंग बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। पिछले मैच पर भी आपने ये चीज़ नोटिस करा, सिर्फ जैक क्रॉली ने कुछ हद तक डिफेंस करा था, नहीं तो बाकी तो बैटिंग बहुत ख़राब थी ही। सिर्फ डैरेन स्टीवेंस के कुछ रन्स हैं और जॉर्डन कॉक्स जिनके यहाँ पर कुछ रन्स आपको दिख जाएंगे। बॉलिंग पे हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत बेटर है केंट का, डैरेन स्टीवेंस यहाँ पर भी हैं और मिलनेस, और ससेक्स की तरफ से रॉबिन्सन के साथ कार्सन। गार्टन के नाम आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, वो कुछ मैच में रेस्टेड भी हो चुके थे। गार्टन अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊँ, सिर्फ बॉलिंग के लिए अगर आप उनको सोच रहे हो तो शायद उतना अच्छा नहीं हो सकता है दोनों इनिंग्स मिलाकर वो आपको 4 से 5 विकेट निकाल गए थे, लेकिन वो बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। उनका अगर 30-40 रन का इनिंग्स बीच में आ गया ना तो बहुत ही इफेक्टिव हो सकते हैं वो, ठीक है। और वैसे भी आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बैटिंगों का क्या हालत हो रहा है, तो बैटिंग तो उनके पास आ जानी है। अच्छा, ये है चीज़ें जो पर्टिकुलरली हमारे पास इंडिविजुअली बताने के लिए था। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हम कर सकते हैं। केंट की तरफ से कोई चेंजेस की उम्मीद नहीं है। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा एक चेंज जो करेगी केंट की टीम वो है जो डेनली पर्सनल रीजंस की वजह से अवेलेबल नहीं है, उनके जगह पर उन्होंने इंक्लूड करा है हामिदुल्लाह कादरी को। समझ रहे हो ना आप, हामिदुल्लाह कादरी राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर है, उनके जगह पर अगर वो चाहते ग्राहम स्टीवार्ट भी अवेलेबल थे शायद, उनको वो इंक्लूड कर सकते थे। अच्छा, हामिदुल्लाह कादरी स्क्वाड में है, मुझे लग रहा है डायरेक्टली आ जाएंगे खेलने
चांसेस भी हैं, लॉजिक भी है। लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है वो खेलेंगे। अच्छा, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैक क्रॉली को देखिए काफ़ी जनता ले रही है, ठीक है, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताऊँ, प्लस ससेक्स की बॉलिंग, प्लस इस ग्राउंड में सारी चीज़ें, तो जैक क्रॉली है काफ़ी इनकन्सिस्टेंट, ठीक है। तो वो एक बात है, तो देखना पड़ेगा। जैक क्रॉली काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहे भी हैं इस सीजन में, पिछले इनिंग्स को अगर हम छोड़ दें। अगर वो पिछला इनिंग्स उनके फॉर्म पे आने की इंगित है तो ठीक है, नहीं तो आप इग्नोर भी कर सकते हो अगर आपके पास बेटर ऑप्शन हो। डैनियल बेल ड्रमंड बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं है। अगर ये थोड़े बहुत भी फॉर्म पर होते तो मैं ज़रूर इनको कहता, क्योंकि ये थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा लेते हैं। जॉर्डन कॉक्स और ओली रॉबिन्सन, ये दोनों कीपर आपके पास अवेलेबल होंगे। ओली रॉबिन्सन विदाउट एनी डाउट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कीपिंग के पॉइंट्स तो दे ही रहे हैं, और कीपिंग से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बैटिंग से कुछ भी करें, बैटिंग से भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। अगर कुछ भी नहीं भी करें, कीपिंग से ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अभी जॉर्डन कॉक्स का क्या है कि इस सीजन में ऑलरेडी वो 2 अर्से तक लगा चुके हैं, और इनका मेमोरी जो होगा ससेक्स के बॉलर्स के अगेंस्ट भी वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। ये एक पॉइंट है। लेकिन सामने आज उनके आने वाले हैं जोफ्रा आर्चर, तो कितना एक्सपीरियंस होगा जोफ्रा आर्चर को हैंडल करने का, ये भी एक देखने वाली बात है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को लेना है, ओली रॉबिन्सन, जॉर्डन कॉक्स में से कोई एक। अगर आप बैटिंग में से देखेंगे तो अच्छे फॉर्म पर ओली रॉबिन्सन चल रहे हैं, लेकिन जॉर्डन कॉक्स का जो मेमोरी होगा वो हो सकता है काफ़ी अच्छा हो। ये एक चीज़ है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, नीचे अगर हम आए तो 3 ऑलराउंडर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, जैक लीनिंग, मार्कस ओरियोर्दन और डैरेन स्टीवेंस। अभी डैरेन स्टीवेंस को तो आप छोड़ने वाले हो नहीं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी ओरियोर्दन और लीनिंग में से आपको लेना है एक। ओरियोर्दन मेरे लिए हमेशा ही प्रायोरिटी रखते हैं। आखिरी जो मैच हुआ था ना यॉर्कशायर का, कैसे वहाँ पर भी मैंने बताया हुआ था, पिछले सीजन में ब्रेकआउट स्टार थे ये, बैटिंग ये डिसेंट कर लेते हैं, ये भी पिछले सीजन में हमने देखा है। और अभी क्योंकि जो डेली नहीं है तो इनको बैटिंग में थोड़ा बहुत प्रमोशन भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हो सकते हैं टीम के फर्स्ट चॉइस स्पिनर, और ऑलरेडी आपने देखा इस ग्राउंड पे स्पिनर्स का कितना रोल है ना। चलो, उसके बाद आपके पास आते हैं जैक लीनिंग, जिनके बैटिंग से तो रिकॉर्ड्स मतलब जितना एक्सपीरियंस है उनका सक्सेस का अच्छा है, और थोड़ी सी बॉलिंग करवा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ही कराएंगे, क्योंकि अभी हमीदुल्लाह कादरी भी आ गए हैं, मोस्टली अगर आएंगे तो बॉलिंग को कम मिलने वाली है। लेकिन ये भी एक ऑप्शन है, बड़ी लीग खेल रहे हो ना, डैरेन स्टीवेंस के जगह पर इनको ट्राई करना। हालांकि डैरेन स्टीवेंस के छोड़ने लायक कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, स्मॉल लीग में आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन भी बन जाते हैं, लेकिन बड़ी लीग में ये एक चांस ज़रूर लेना। हो सके तो डैरेन स्टीवेंस को छोड़कर ये लीनिंग को ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है कि लीनिंग जो पॉइंट्स आपको दिए जाए बैटिंग से, तो चलिए रिकॉर्ड्स उनके अच्छे रहे हैं अगर मैं एक मैच की बात करूं, और बॉलिंग पे इनके काम पे आ सकता है, इसीलिए। अच्छा, नीचे अगर हम आएंगे तो हमारे पास 3 पेसर्स हैं, गिलक्रिस्ट, क्वीन, हमीदुल्लाह कादरी भी हैं, लेकिन स्मॉल लीग में आप इनको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो बोलने वाली कोई बात यहाँ पर है नहीं। गिलक्रिस्ट, क्वीन और कमिंस होंगे। इनमें से गिलक्रिस्ट ने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई हुई है, तो सबके पहले चॉइस यही होंगे। अगर आप चाहो बड़ी लीग में गिलक्रिस्ट और क्वीन में से ऑल्टरनेट कर सकते हो। कमिंस ने अभी तक बॉलिंग से कुछ खास करा है नहीं, बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, बस यही इनका एडवांटेज है। लेकिन मैं एनी डे गिलक्रिस्ट और क्वीन में से किसी एक को लेने के लिए कहूँगा। तो हमारे लिए स्मॉल लीग में क्या होंगे, कॉक्स, रॉबिन्सन में से कोई एक हो गया यहाँ पर 1, स्टीवेंस 2, रियोर्दन 3, इन दोनों में से कोई एक आप शायद गिलक्रिस्ट के साथ ही जाओ, तो 4 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। ओली रॉबिन्सन हो गए, और क्रॉली को आप अगर चाहो सिलेक्शन परसेंटेज देके सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कोई 4-5 प्लेयर्स हैं जिनमें से हम हमारे केंट की तरफ से लेंगे। शासक तरफ से बात करें तो यहाँ पर जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर होंगे, हेनेस बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इस सीजन में, ये थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकते हैं। प्रॉब्लम एक ही है कि ये ऑलराउंडर सेक्शन में है, और अगर ये बॉलिंग से ज़्यादा काम पे नहीं आते हैं ना, तो दिक्कत में आ सकती है इनका जो सिलेक्शन होगा वो। हालांकि अभी के लिए सिलेक्शन परसेंटेज कम है, लेकिन जब टॉस होगा आप पकड़ के चलो कि 90% जनता आपके ओपोनेंट में इनको ज़रूर रखने वाली है, और कुछ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, इसके लिए भी तैयार रहेगा, ठीक है। तो बैटिंग से अच्छे फॉर्म पर है, बॉलिंग भी ठीक ठाक, जितना मिलेगा वो उतना ही, अभी कह नहीं सकते कितना मिल सकता है, लेकिन यही है। लेकिन ऐसे जेन्युइन ऑलराउंडर टीम अभी इनको यूज़ नहीं कर रही है, इनको थोड़ा बहुत बैटिंग के साइड से ज़्यादा प्रायोरिटाइज कराया जा रहा है। नीचे अगर हम आएंगे तो वैन हमें दिख जाएंगे। वैन को स्मॉल लीग में आप मैनेज नहीं कर सकते, मोस्टली चांसेस यही है। अगर आप क्रॉली को भी लेने जाते हैं, क्यों, मैं आगे आपको समझाऊंगा। ट्रेविस हेड आप इनको मिस नहीं कर सकते,
ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में कमाल के फॉर्म पे रहे हैं, हालांकि सीजन के एंड में आके थोड़ा सा उनका फॉर्म हल्का हुआ है, ये मानने वाली बात है, लेकिन ये जिस कैलिबर के प्लेयर हैं और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इनके पास है और ये बॉलिंग भी करवा रहे हैं, पिछले मैच में भी बॉलिंग उन्होंने कराया है, विकेट निकाला है और इस ग्राउंड पे वैसे भी स्पिनर्स के लिए काफ़ी काम होता है, तो आप इनको इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद है क्लार्क, बड़ी लीग में डेफिनेटली ट्राई करना, छोटी लीग में सजेस्टेड नहीं है ये भी। बेन ब्राउन, इनको मैं मिस नहीं करना चाहूँगा कतई, ठीक है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है बेन ब्राउन का, ना ही इस ग्राउंड पे ना ही इस ओपोनेंट के अगेंस्ट में जो खराब है। हो सकता है कि ऑलराउंडर्स लेने के चक्कर में आप कीपर कम लेना चाहो, लेकिन बेन ब्राउन आज के मैच में मेरे लिए कीपर सेक्शन से मस्ट है। बाकी रॉबिन्सन को लूँ, कॉक्स को लूँ, वो अलग बात है, लेकिन बेन ब्राउन को मैं मिस नहीं करूँगा, ठीक है। उनके तरफ से अगर वो 30-35 रन भी बना देते हैं दोनों इनिंग्स मिलाकर, तब भी मुझे लगता है कि इनका जो है 100 के ऊपर पॉइंट चला जाएगा और मेरे हिसाब से आज के लिए कीपर सेक्शन में ये मस्ट है। नीचे अगर आएंगे आपको डेलरे रॉलिंस दिख जाएंगे। डेलरे रॉलिंस इस ग्राउंड पे हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, प्लस इनकी बॉलिंग भी यहाँ पर काम पे आती है। आपने ऊपर भी देखा होगा कुछ मैचों में इन्होंने विकेट्स भी निकाला हुआ है, तो एक और ऑप्शन बैटिंग सेशन में लिस्टेड है जो कि ऑलराउंडर की तरह काम कर सकते हैं आपके लिए, डेलरे रॉलिंस हैं। नीचे आएंगे तो ओली रॉबिन्सन मस्ट हैव है, कोई बताने वाली बात यहाँ पर नहीं है। आर्चर का एक सिलेक्शन है जो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए नाम काफ़ी बड़ा है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनको लोग स्मॉल लीग में लाएंगे, चाहे अभी के लिए सिलेक्शन परसेंट कितना भी हो, इनको सारी जनता स्मॉल लीग में ज़रूर लाएगी और काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। अगर लिमिटेड ओवर क्रिकेट होता तो मैं शायद दूसरी बार नहीं सोचता आर्चर के बारे में, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में मुझे लगता है कि आप एक बार के लिए सोच सकते हैं। रिसेंटली सेकंड 11 के होकर भी वो खेल के आए हैं, खास कुछ करा तो नहीं है, ठीक है। और मैं हमेशा ही परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता हूँ, ना ही नाम के ऊपर। अगर आप नाम की भी जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स जाफर आर्चर आपकी टीम में होना चाहिए, लेकिन मेरा टीम में आपको शायद ये नहीं दिखे। उसके बाद अगर गार्टन खेलते हैं तो गार्टन हमारे लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। गार्टन खेल लेते हैं, अगर मीकर खेलते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मीकर को इग्नोर कर ही सकते हो, लेकिन गार्टन और कार्सन में से एक प्लेयर तो आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। बैटिंग थोड़ी सी अच्छी कार्सन कर लेते हैं, देखना पड़ेगा कि कितना बॉलिंग कार्सन को मिल रहा है। इन दोनों में से कोई एक आपकी टीम में होंगे। तो हमारे लिए ससेक्स की तरफ से जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हेनेस, हेड, बेन ब्राउन, डेलरे रॉलिंस हो गए 4, रॉबिन्सन 5 और इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो 6 प्लेयर्स यहाँ से हमारे लिए हो गए हैं। बाकी बड़ी लीग में क्लार्क और वैन का भी ऑप्शन आपके पास है। क्लार्क को काफ़ी लोग इग्नोर करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ये भी प्रैक्टिस मैचेस में काफ़ी अच्छे फॉर्म पर थे। कुछ मैचेस में 30-40 रन का इन्होंने बनाए हैं और आखिरी जो हेड टू हेड मैच था वहाँ पर भी इनके कुछ रन थे, आपने देखा है, तो ट्राई कर सकते हो आप बड़ी लीग में। कैप्टन भास्करन चॉइस की बात करें, अभी के लिए केंट की तरफ से स्टीवंस और क्रॉली, एक इनिंग्स के बाद लोग इनको कैप्टन भास्करन फिर से बनाने लग गए हैं। हालांकि मैं कितना इनके तरफ जा पाऊँ ये मुझे थोड़ा बहुत सोचना तो पड़ेगा ही। उसके बाद रॉबिन्सन है, डेनली को भी काफ़ी लोग लेके रखा है अभी लोगों ने, लेकिन वो खेलेंगे नहीं। उसके बाद जॉर्डन कॉक्स यहाँ से और नैथन गिलक्रिस्ट और ओडी ऑर्डन में से कोई एक, अगर आपको बॉलरों में से देखना है तो। अच्छा, लीडिंग को भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, लेकिन काफ़ी जैम हो जाएगा ऑलराउंडर सिस्टम में, तो स्मॉल लीग में मुझे नहीं लगता सजेस्टेड होंगे। ससेक्स की तरफ से हेड और आर्चर अभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के कैप्टन भास्करन के ऑप्शंस में आ रहे हैं। उसके बाद हेनेस और जॉर्ज गार्टन। रिस्क लेना है तो यहाँ पर रॉबिन्सन बॉलरों में से, और ये रिस्क नहीं होगा, आप एक्सपेक्ट करना स्मॉल लीग में काफ़ी लोग, कम से कम 50 से 60% लोग तो इनके आपको लेकर आएंगे ही। उसके बाद ब्राउन और रॉलिंस में से कोई एक, अगर आपको बैटिंग से ऑप्शन देखना है, रॉलिंस थोड़ी सी बॉलिंग करवा लेंगे और ब्राउन कीपिंग के पॉइंट्स देंगे। और इसके सिवाय भी यहाँ पर कार्सन का भी ऑप्शन है, मुझे लगता है पूरी तरीके से लोग इनको इग्नोर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक टीम बना के रखा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि गार्टन और कार्सन में से कोई एक, लेकिन मैंने इनिशियली गार्टन को रखा है। क्यों रखा है गार्टन को, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। एक तो बैटिंग को अच्छी कर लेते हैं, वो तो आप बोनस पकड़ के चलो। उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया वेदर का, कि दूसरे दिन के बाद हो सकता है खेल उस तरह से ना हो, तो कंसिस्टेंट खेल अगर नहीं होता है तो पिच के टूटने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि पहले 1-2 दिन पे भी कार्सन ने विकेट निकाला हुआ है, लेकिन मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर पिच ज़्यादा नहीं टूटती है तो कार्सन के लिए एक्सपोजर जो है थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चीज़ करा है। आप गार्टन और कार्सन में से किसी एक को चूज़ करना। और अगर मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊं तो ये होगा कार्सन का पर्सपेक्टिव, ठीक है। गार्टन का पर्सपेक्टिव ये होगा कि जोफ्रा आर्चर वापस आ गए हैं। जोफ्रा आर्चर का वापस आने का मतलब ये है कि ओवर जो है गार्टन के वो कम हो जाएंगे,
ठीक है। तो उनके जो विकेट्स मिलने के चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो सकते हैं। बैटिंग से वो अगर कुछ करे तो अलग बात है, नहीं तो विकेट्स मिलने के चांसेस उनके कम हो सकते हैं। ये दो चीज़ हैं जो आपको ध्यान पर रखना है। आप एक सिचुएशन है जहां पर इन दोनों को भी ले सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी के लिए देखो, ये जो प्लेयर्स आप देख रहे हैं इनमें से हेनेस और डैरेन स्टीवेंस मैं बड़ी लीग में ऑल्टरनेट कर भी सकता हूँ। छोटी लीग के लिए ये जो 9 प्लेयर्स हैं मेरी टीम में ज़रूर से होंगे। ट्रेविस हेड, ब्राउन, डेल्रे रॉलिंस एज एन ऑलराउंडर काम पे आ सकते हैं, ठीक है। इनको मेजॉरिटी ऑफ द जनता जो है इग्नोर करने वाले हैं, लेकिन इनकी बॉलिंग काम पे आ जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रॉबिन्सन, ओलिवर्दर मस्ट हैव है मेरे लिए, मैं इनको छोड़ने वाला हूँ नहीं। और गिलक्रिस्ट और क्वीन में से, लेकिन इनिशियली स्मॉल लीग है तो गिलक्रिस्ट के साथ लोग जा रहे हैं तो गिलक्रिस्ट को ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 स्लॉट्स है आपके पास। बैट्समैन सेक्शन में आपको एक प्लेयर को लेना है। परसेंटेज देख रहे हो क्रॉली, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। आपके पास ऑप्शन है क्लार्क का, जो काफ़ी अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं करा है लेकिन प्रैक्टिस मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है। आपके पास ऑप्शन है वेंजाइल का, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, या फिर अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हो तो क्रॉली। 3 बैट्समैन तो आपको लेने ही पड़ेंगे, तो 3 यहाँ पर हो गए। एक स्लॉट अभी भी बाकी है हमारे पास। क्या कर सकते हैं हम, कीपर में से रॉबिन्सन या कॉक्स में से कोई एक, ठीक है। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो शायद आप रॉबिन्सन के साथ ही जाओगे, तो वो एक ऑप्शन है। इसके सिवाय भी आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप बॉलरों में से यहाँ पर कार्सन को भी ऐड कर लीजिए गार्थन के साथ, या फिर गार्थन के जगह पर जॉफ्रा आर्चर के साथ लेके सेफ रह जाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होगा कि ये कॉम्बिनेशन आपको लग रहा होगा कि ससेक्स के सपोर्ट में है, लेकिन ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। हमने बैटिंग पूरी तरीके से इग्नोर करा है। बॉलरों में से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हमने रखा है गिलक्रिस्ट, स्टीवेंस जो मेन बॉलर केंट की तरफ से हैं, और एक स्पिनर। और यहाँ पर भी हमने करा है आर्चर, रॉबिन्सन मेन स्ट्राइक बॉलर्स और एक स्पिनर, ठीक है। बैट्समैन सेक्शन में कंपलसरी 3 बैट्समैन हमने रखा है। अगर पॉसिबल है किसी साइड में जहाँ पर आप 1 बैट्समैन या 2 बैट्समैन से खेल सकते हो, वहाँ पर ये भी चेंज कर लेना, इसके जगह पर भी ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑप्शंस को ऐड कर लेना, ठीक है। और हेनेस को हमने रखा है ऑलराउंडर सेक्शन में, जो हमारे लिए बैटिंग से ही मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट जो है देंगे। ऑप्शन ये है कि आप हेनेस की जगह पर लीनिंग को ट्राई करो। लीनिंग का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने आखिरी मैच में जो हिट टू हिट हुआ था रन बनाया था उन्होंने, और बॉलिंग भी इनकी काम पे आ सकती है, ठीक है। तो यही एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। छोटी लीग में ये भी सही कॉम्बिनेशन लग रहा है। कीपर सेक्शन में थोड़ा सा रिस्क है बस, बाकी यार कोई भी रिस्क नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, डैरेन स्टीवेंस नो ब्रेनर कैप्टन है, यहाँ पर कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो। और वैसे भी इनके पास बैटिंग भी आ जानी है, जैसी बॉलिंग है वैसे बैटिंग है ससेस की, इनके पास विकेट्स भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास ऑप्शंस है कि आप यहाँ पे बेन ब्राउन के साथ भी जा सकते हैं। दोनों इनिंग्स मिलाकर 60-70 रन अगर ये बना सकते हैं, और कीपिंग से जो पॉइंट्स हैं कि 100 के आसपास पॉइंट्स निकल चले जाएगा। रिस्की होगा लेकिन लॉजिकल है। उसके सिवाय आपके पास रॉबिन्सन का ऑप्शन है अगर आप जाना चाहते हैं तो। हेनेस जो बैटिंग से कर रहे हैं वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन हेनेस सिर्फ बैटिंग से ही मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स देंगे, जिन्हें स्मॉल लीग में सजेस्ट मैं नहीं कर रहा। और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो और योगदान के ऊपर ज़रूर से एक ट्राई करना। इनको मैं स्मॉल लीग में ज़रूर से लूँगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मैं शायद कर लूँ क्योंकि इनको प्रॉपरली बैटिंग भी मिल जानी है, जैसी केंट की बैटिंग चल रही है, और बॉलिंग भी इनका काम पे आ जाएगा, ये तो आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। एक आध चेंज आप इधर उधर से कर सकते हैं, बाकी ये कॉम्बिनेशन मुझे बुरा नहीं लग रहा है। सिर्फ कीपर का एक रिस्क हो सकता है बस, और कहीं पे मुझे रिस्क नहीं लग रहा। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।